Namaskar students. This is the second video of chapter Motion in Plane, class 11th physics. Multiplication of vectors. Vectors को multiply कर रहे हैं हम. दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं. आपने सर पिछली वीडियो में भी आपने कुछ ऐसा बताया था, बट दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर, ए मैथमेटिकल नंबर विद वेक्टर. अब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें. तो फर्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज डॉट प्रोडक्ट. When two vectors are multiplied, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दे गिव ए स्केलर रिजल्ट. उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है दैट इज स्केलर. देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इसका एक नाम और होता है डॉट प्रोडक्ट. रीजन हम इसको रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. आप कहते हैं सर कहां काम आएगा? ये काम आएगा हमारे फोर्स कैलकुलेशन में, वर्क डन कैलकुलेशन में. सॉरी, देयर इज अ बॉडी, 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू व्हिच इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर एट एन एंगल 30 डिग्री. The work done is force into displacement, F dot S, Fs cos theta. This is the value. तो ये एक एग्जाम्पल. क्लियर? जनरली ऐसा होता नहीं है कि हमें इस फॉर्मूले की जरूरत डायरेक्ट पड़े, मतलब हमें बोल दें. वो वर्क डन वाले केसेस में होता है. अदरवाइज मोस्टली वेक्टर्स हमको इस फॉर्म में दिए जाते हैं. A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप. दिस इज द फर्स्ट वेक्टर. A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप. दिस इज द सेकंड वेक्टर. कहते हैं दोनों को मल्टीप्लाई. तो ये पूरा ब्रैकेट इज डॉट मल्टीप्लाई विद द अदर ब्रैकेट. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो I डॉट आई बी आएगा, I डॉट जे भी आएगा, I डॉट के भी आएगा. मतलब ये सारे 9 केसेस आएंगे क्योंकि 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है. व्हेन दीस 3 एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद द नेक्स्ट 3, देयर विल बी नॉट 9 आउटकम्स. मैथमेटिकल नंबर्स को यूज नहीं कर रहा क्योंकि फॉर्मूला वेक्टर्स के लिए है. I डॉट आई, फॉर्मूला लगाया. फर्स्ट का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, सेकंड का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, आई का आई के साथ एंगल, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0. सो दिस इज 1. नाउ वी कम टू द आई एंड जे. इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90 और cos 90 0 होता है. तो जितने भी परपेंडिकुलर केसेस हैं, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट के, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर केसेस. इन सब की वैल्यू 0 और आई आई जे जे 1 1, के ये तीनों बना रहे. तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई, बाकी सारे 0 हो जाते. तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला. ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा. ये आता है, मना नहीं करूंगा, बट कंपैरेटिवली ये ज्यादा काम आता है और कई बार दोनों काम आते हैं. क्वेश्चन आता है सर पढ़ा क्यों रहे हो, काम क्या आता है, क्या यूज है? तो देखो 2-3 यूज है इसके. पहला है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं ऐसे ए आई कैप इस वाली फॉर्म में और आपसे कहता है इनके बीच का एंगल कितना है, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा. दूसरा, अगर हमें ये चेक करना हो कि वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये मेथड काम में आता है. उसमें क्या होता है सर, उसमें थीटा 90 है तो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. और थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर. एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना या प्रोजेक्शन निकालना, उन दोनों में काम में आता है. इसको हम कंपोनेंट भी लिख देते हैं. तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लिया. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको माना मैंने एक्स. ये है परपेंडिकुलर बेस जो आ रहा है, दैट इज एक्स. दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर. ये बी वेक्टर है. आप पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो x इज इक्वल टू आ गया a cos थीटा. अब cos थीटा निकालें तो यहां चलते हैं. a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा. तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म नीचे, a डॉट बी अपॉन ए बी. इस वैल्यू को यहां प्लेस करते हैं तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू a, तो एज इट इज cos थीटा की जगह a डॉट बी अपॉन ए बी, a से a कैंसिल, दिस इज x.
ये है इसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। अगर वो बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड तो एक्स है, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, और किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन बताता है उसका यूनिट वेक्टर बी कैप। तो एक्स इंटू बी कैप, एक्स की वैल्यू ये रही, बी कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है, उसने स्पेसिफाई कर दिया अलोंग दिस, देन ही इज आस्किंग दिस, वी हैव टू फाइंड द वेक्टर आल्सो। तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस। नेक्स्ट जो आता है दैट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और वी कैन से इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबॉलिक क्रॉस से होता है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट, और रिजल्ट वेक्टर आएगा इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दे गिव ए वेक्टर रिजल्ट, देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, कॉस का साइन हो गया, बट साथ में एक चीज एक्स्ट्रा, एन कैप। दिस एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, और इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर। एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मैं बोलूं दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, देन दिस विल बी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इनके परपेंडिकुलर होगा। तो यही लाइन मैंने आगे लिखी है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक तो इसको फॉर्मूले को यूज करें, लेंदी मेथड है। दूसरा हमने थोड़ा सा 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा, आगे चल के 12th में वो थोड़ा सा डिटरमिनेंट मेथड बन जाता है, तो हम उसको यूज करेंगे। दिस इज डिटरमिनेंट मेथड। ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, ए क्रॉस बी निकाल, तो पहले आई जे के लिखें, फर्स्ट वेक्टर इज ए तो तीनों कोएफिशिएंट्स लिख दिए, दूसरा बी वेक्टर तो उसके कोएफिशिएंट्स लिख दिए। इसको सब डिटरमिनेंट्स में तोड़ा, कुछ पार्ट्स में तोड़ते हैं वो हम 12th में पढ़ते हैं मैथ्स। जो मेथड है बड़ा इजी है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, बाकी आराम से सॉल्व हो जाता है। आई कैप ये रहा, जिस रो में ये था और जिस कॉलम में ये था उनको हिडन छुपा दो, बाकी के चारों एलिमेंट्स लिख दो। ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, अगली बार माइनस जे कैप लिखो, जिस कॉलम और जिस रो में वो चारों एलिमेंट लिख दो, प्लस के कैप, इसको कवर कर दो, इन चारों को। सॉल्व करने का मेथड वही, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट। तो b1 c2 माइनस c1 b2, a1 c2 माइनस c1 a2, a1 b2 माइनस b1 a, b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया तो b1 c2 माइनस c1 को b2 से, a1 c2 माइनस उल्टा c1 a2, लेफ्ट टू राइट a1 b2 माइनस राइट टू लेफ्ट b1 a। ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अगेन क्वेश्चन आता है, सर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने का फायदा क्या है, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। अगर हमको टर्निंग इंपैक्ट निकालना या मोमेंट निकालना, एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोमेंट निकालना, तो उसको हम बोलते, उस काम में हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। किस चैप्टर में काम आएगा, ये सबसे ज्यादा काम आता है रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडीज, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडीज एंड सेंटर ऑफ मास, उस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा काम। दूसरी चीज, अगर हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर्स पैरेलल है, तो ए क्रॉस बी जीरो होता है, वो बात अलग है, मैं इसको कभी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक इजी मेथड भी होता है, मैं एक को दूसरे का मल्टीपल कर दूंगा। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है देन दे आर पैरेलल, खत्म। बट हाँ, फिर भी इसकी एप्लीकेशन में हम कंसीडर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए या आपको एक वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए जो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। मैंने भी जो एक बात बोली थी, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, प्रूव करना है पैरेलल है,
एक तरीका तो ये रहा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और प्रूफ कर दो। मैं नहीं करूंगा। मैंने बी वेक्टर लिखा, इसमें से कुछ कॉमन था उसको निकाला, और तो बी वेक्टर मेरा 2a वेक्टर आ गया। इट इज पैरेलल, खत्म, यही प्रूव हो जाता है। नो नीड टू गो फॉर दिस। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आपने आई क्रॉस बी निकाला। अब ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब मुझे इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। ये मेरा आंसर आ गया। अब आप कहते हैं सर वेक्टर्स हमने पढ़ लिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीख लिया, बट अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, दूसरा 30 न्यूटन लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 45, तो रिजल्टेंट कैसे निकाल? तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? मतलब हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे पैराडोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ के रूल्स, उनका एनालिसिस कर पूरा पोस्टमार्टम कर। तो दैट इज नोन एज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैराडोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ, कोई सा भी, दोनों में चलेगा, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। आपने ये ए वेक्टर माना था, ये बी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, और ये रिजल्टेंट इसके साथ अल्फा बना रहा है, ए के साथ। हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है और अल्फा निकालना, यही कहलाता है पैराडोग्राम। आप कहते हैं सर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दिस इज आर, द सेम थिंग। ए और बी के बीच में एंगल वही थीटा, और रिजल्टेंट आर और मैग्नीट्यूड। तो चाहे ट्राइंगल लॉ हो चाहे पैरेलल, दोनों का एनालिटिकल ट्रीटमेंट निकालने का तरीका यही। हमने लॉ के हिसाब से पढ़ा था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों साइड का स्क्वायर करते। कभी भी वेक्टर्स का स्क्वायर करने के लिए कहा जाए तो इट्स बेटर गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट, नॉट फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए नहीं कि किसी भी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी जीरो। तो इसलिए जब भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो आर डॉट आर, पूरा ब्रैकेट डॉट पूरा ब्रैकेट। अब ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए, बी डॉट बी, ब्रैकेट खोल दिए। किसी भी वेक्टर को जब खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ए डॉट ए क्या आया, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आर डॉट आर क्या आएगा, आर स्क्वायर। ए डॉट ए स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसका अंडर रूट निकाल दिया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला पार्ट तो फिनिश हो गया, अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं, दैट इज अल्फा। आप कहते हैं सर यहां से इस लाइन को प्रोड्यूस किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ट्राइंगल लिया PMT, तो अल्फा ये साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, तो tan अल्फा हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इज TM, बेस इज PM। अब इस छोटे से ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल TQM। cos थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, तो QM डिवाइडेड बाय बेस, और sin थीटा हो जाएगा TM अपॉन हाइपो, तो TM अपॉन B। तो यहां से QT और QM और TM की वैल्यू निकाल। जब आप PM लिखोगे तो आप लिखोगे PA प्लस AH, PQ प्लस QM, हमें लिखना क्या क्या है, TM और PM। TM तो ये है परपेंडिकुलर, जब PM लिखेंगे तो लिखेंगे P से Q एंड Q से M। TM की वैल्यू B cos थीटा, B sin थीटा, PQ मैग्नीट्यूड ऑफ A है, और QM B इधर मल्टीप्लाई हो गया तो B cos थीटा। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड R है, ये रहा, और जो एंगल बना रहा है किसके साथ, A के साथ। मतलब हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट एंगल। तो ये अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था। बहुत सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, मैंने पर्टिकुलर 3 केसेस लिए। थीटा इज 0, मतलब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, A एंड B
आर इन सेम डायरेक्शन। तो आप कहते हैं सर थीटा की जगह 0 डाल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 होता है, अंडर रूट ए प्लस बी आ गया। यहां पर साइन 0 0, तो अल्फा 0 आ गया। अगर याद हो तो मैंने जब ट्राइंगल लॉ फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, तो उससे पहले मैंने एक लाइन लिखी थी, इफ द वेक्टर्स आर आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन वी कैन एड देम एल्जेब्रिकली, वी कैन सॉल्व देम एल्जेब्रिकली। वही थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया, तो या तो a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा, जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस। अगर a माइनस बी होगा तो अल्फा 0 सेम डायरेक्शन में, और अगर b माइनस हुआ तो अपोजिट। तो ये हम वहां भी पढ़ के आए हैं, अगर वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है तो एल्जेब्रिकली सॉल्व हो जाता है। एंगल के लिए ये रहा, और तीसरा स्पेशल केस थीटा 90। आप कहते हैं थीटा 90 तो cos 90 0, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और अल्फा sin 91 cos 90 0, तो b अपॉन ए। आप कहते हैं सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम भी है, तो मैंने इसीलिए बोला दीज आर द स्पेशल केसेस। आप डायरेक्ट पढ़ चुके हो, बट एज दिस एप्लीकेशन इस फॉर्मूले के बेसिस पर कैसे आया वो चीज है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। दो टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते हैं, पहला रेन एंड साइक्लिस्ट और दूसरा रेन एंड विंड। मेन कंफ्यूजन है कौन सा रिजल्टेंट वेलोसिटी है और कौन सा रिलेटिव वेलोसिटी। आप कहते हैं सर मैं साइकिल लेके जा रहा हूं, रेन हो रही है, सपोज रेन का डायरेक्शन, मेरी साइकिल की स्पीड मैंने तेज की तो रेन मेरी तरफ तेजी से आने लगी। मीन टू से दैट रेन का डायरेक्शन और रेन का मैग्नीट्यूड सिर्फ आपके लिए चेंज हुआ, साइड में कोई खड़ा हुआ है उसके लिए थोड़ा चेंज हुआ। तो दैट चेंजेस अपीयर्स ओनली फॉर यू, देन दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव। आप कहते हैं सर मैं जा रहा था या खड़ा था कहीं पे, विंड की स्पीड बढ़ गई, तो विंड की स्पीड बढ़ने से रेन का डायरेक्शन मेरे लिए भी बदल गया, और कोई भी होता उसके लिए भी बदल गया, सबके लिए बदल गया, तो दैट इज रिजल्ट। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में कुछ नहीं करना होता है, ये विंड है ये रेन है, रिजल्टेंट बीच में से निकाल। रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर 3 एनसीईआरटी। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम निकालते थे तो हम कहते थे सर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, अगर सेम डायरेक्शन है और अपोजिट है तो ऐड कर दो। तो मेन कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन का था, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको माइनस कर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। आप अगर इसको यहां बनाओगे तो ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लॉ लगा सकते। तो यहां पर एंगल हुआ थीटा, ये उसका अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को थीटा एंगल पे रखना पड़ेगा। यहां सेम डायरेक्शन रखेगा, तो जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उसके अपोजिट उसको विंड अम्ब्रेला रखना पड़ेगा नॉर्मल से, और वो साइकिलिस्ट इधर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा, तभी रेन सामने से नहीं आएगी। तो ये मैंने दोनों केसेस लिखे। So you should hold the umbrella at an angle theta with vertical in the direction of cycle, and here opposite to the direction of wind. ये दो केसेस इंपॉर्टेंट। ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आती है, रिवर एंड स्विमर। रिवर इधर जा रही है, उसकी विड्थ d है, और रिवर की स्ट्रीम की जो स्पीड है वो v है। सेम क्वेश्चन है, दिस इज d। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, द पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रिवर, द स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और द पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रिवर एट अपोजिट एंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जस्ट अपोजिट एंड पर जाना होगा, तो उसको इधर जाना है, पहुंचना यहां है इस केस में, और इसमें उसको टाइम मिनिमम करना, तो वो नॉर्मली चलता है, रिवर सपोर्ट करती है और वो रिवर क्रॉस कर जाता है। अगर हम कहें कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो पानी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो वाटर का जब वो सपोर्ट लेगा तो वो नॉर्मली चलता है, वाटर इधर जाता है, सपोर्ट के कारण उसकी स्पीड ये हो जाती है और टाइम ये लगता है, दिस इज मिनिमम। अगर बोले उसको जस्ट वहीं पहुंचना है, तो रिवर इधर जा रही है तो साइक्लिस्ट स्विमर को उल्टा करना पड़ता है थोड़े से एंगल पर,
जब वो इधर जाएगा, लिवर इधर जाएगी, तो एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी। तो इसमें ये परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी मान लो, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से vs² माइनस दिस, तो यहाँ पर टाइम ये लगता है। तो ये दो केसेस हैं जिसमें हम रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।